नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में हम की बैठक, और हम की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक इस वक्त चलती हुई आगामी चुनाव पर बोले संतोष सुमन इस बैठक में कि ज्यादा सीटों पर दावेदारी हमारी इस बार होगी। बैठक में चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई है। जीतन राम मांझी ने इस बैठक में सीधे तौर पर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में ही इस बार का 2025 विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो तस्वीरें 25 का अगर हम संगठन के तौर पर अपने आप को मजबूत करते हैं, अपना विस्तार देते हैं और हमारे साथी सब लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर 25 हमारा होगा। हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ सकते हैं, पार्टी और आगे बढ़ेगी और हमारी तैयारी अच्छी तैयारी है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रहे हैं ताकि अपने सहयोगी दल को भी हम फायदा वहां पर पहुंचा सकें। जहां तक सीटों का मामला है तो ये अभी बहुत प्रीमैच्योर क्वेश्चन है और इस पर अभी मैं जवाब देने में कुछ भी जवाब दूंगा तो विवाद का विषय बनेगा। चुनाव पर चर्चा होगा, वर्तमान राजनीति पर चर्चा होना है, उसके अलावा वर्तमान सरकार के कार्यकलाप पर होना है, बिहार के सरकार पर कार्यक्रम होना है और अपना संगठनात्मक मुद्दा को भी हम लोग उठाएंगे, करेंगे। हम भी कहते हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लड़ा जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब किनारा किया जा रहा है एनडीए में। आरजेडी के लोग तो कुछ कहेंगे ही, उनके कहने का तो कोई बात नहीं है और उसके कहने को हम लोग तो कोई तरजीह देते नहीं है। तो ये बैठक की तस्वीरें जिससे बाहर निकलने के बाद जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर कहा कि 2025 विधानसभा का चुनाव जो है वो नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। इसमें कहीं कोई भ्रम न फैलाए। आरजेडी के सवालों का उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के उठाए हुए सवालों पर जवाब देने की, क्योंकि उनके कहने का कोई मतलब नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव की चौखट पर आ चुका है और चुनाव में करीब 10 महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में बिहार में एनडीए के सबसे बड़े चेहरे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जब एक्शन में आ चुके हैं, ये दिखाता है कि वे चुनाव के लिए तैयार हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक और यात्रा शुरू हो गई है जिसे प्रगति यात्रा का नाम दिया गया है। वाल्मीकि नगर के घोटवा से सीएम ने इस यात्रा की शुरुआत की है जिसमें करीब 700 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। इसके बाद सीएम लगातार विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो घोटवा में पावर सब स्टेशन का शिलान्यास इस 700 करोड़ की योजना में आखिर शामिल क्या है तो वो भी जान लीजिए। परियोजना पर 139 करोड़ की लागत आएगी जिसका शिलान्यास किया गया और ये शिलान्यास विकास योजना को और रफ्तार देने के लिए है। ये मानकर चला जा रहा है कि जब ऐसी योजनाओं को पूर्ण किया जाएगा तो उसके बाद इस क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा। सीएम नीतीश कुमार जो यात्रा के जरिए ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो लोगों तक सही तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, अधिकारी किस रूप में कार्य कर रहे हैं, ये जानना, समझना और अगर कहीं कोई खामी है तो उसे दुरुस्त करना, इस दिशा में भी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। 15वीं ये यात्रा नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा के तौर पर इस वक्त शुरू हो चुकी है घोटवा से, जहां पर वाल्मीकि नगर की अगर बात करें तो घोटवा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो चनपटिया पहुंचे हुए हैं और जहां घोकराहा पंचायत में सीएम मनरेगा पार्क, पुस्तकालय भवन, उत्सव भवन और जीविका दीदियों के स्टॉल का जायजा लेते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, इस वक्त मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका कार्यक्रम जो है काफी व्यस्त रहने वाला है और ऐसे में जब वो जीविका दीदियों से मुलाकात करते नजर आए, उनसे बातचीत उनकी हुई होगी, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा आज से, प्रगति यात्रा आज से शुरू हो गई है और थोड़ी देर पहले ही वो मझौलिया पहुंचे हैं जो चनपटिया विधानसभा के इलाके में आते हैं और वहीं के पंचायत घोकराहा पंचायत में पहुंचकर
कई योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन भी किया है और जीविका दीदियों से बात की है। जीविका दीदियों को जो सहायता बिहार सरकार की तरफ से मिलता है उस सहायता की राशि भी उन्होंने दी है। देखिए, जीविका दीदियों से उन्होंने बात भी की, फीडबैक भी लिया और खासतौर पर चनपटिया के इलाके में कई स्टार्टअप भी शुरू हुए हैं, उन स्टार्टअप को देखा भी। यहाँ पर जो है सॉक्स का जो है स्टार्टअप शुरू किया गया है, वो जीविका दीदी जो अचार बनाती है उनसे भी उन्होंने बात की और उसके बाद जो है SDRF भवन का उद्घाटन भी किया है। थोड़ी देर बाद बेतिया समरनालय में समीक्षा बैठक होगी। सभी जिले की जो तमाम योजनाएं हैं उसका फीडबैक भी लेंगे, अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिले के प्रभारी मंत्री मौजूद रहेंगे और जो यात्रा के दौरान जो गांव-गांव घूम रहे हैं तो गांव में वो फीडबैक भी ले रहे हैं। खासतौर पे वो हेलीकॉप्टर से भले ही वो आए हैं लेकिन यहाँ से वो गाड़ी से घूम रहे हैं और वो देख भी रहे हैं कि क्या कुछ काम हुआ है। जो योजनाएं जो चला रहे हैं उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, योजना में कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ है, उन तमाम योजनाओं का फीडबैक भी ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यात्रा के दौरान लोगों से भी बात कर रहे हैं, खासतौर पे जो स्टॉल लगे हैं, जीविका दीदियों के जो स्टॉल लगे हैं, तो जीविका दीदियों को सहायता राशि देने के साथ साथ उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं कि आखिर बिल्कुल। अवनीश, मुख्यमंत्री कितने संतुष्ट नजर आए जब उनसे गांव के लोग, एक आम आदमी जब सीधे बातचीत कर पाता है, अपनी समस्याओं को रख पाता होगा, मिल रही योजनाओं को लेकर संतुष्टि जाहिर कर पाता होगा, तो किस तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री? हाँ बिल्कुल, देखिए लोगों का उत्साह जो मुख्यमंत्री देख रहे हैं उससे मुख्यमंत्री भी काफी उत्साहित है। जब वो थोड़ी देर पहले ही जब मझौलिया पहुंचे थे वहां पर लोगों का उत्साह, खासतौर पे हेलीपैड के अगल बगल काफी संख्या में लोग थे, सड़क के किनारे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, जो स्टॉल है वहां पे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो गाँव से लेकर अब पूरे पगडंडी पे लोग खड़े हैं और लोग केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये नारे से कहने की उत्साह उनका और बिल्कुल। और ग्राउंड पर क्या है सच्चाई विकास योजनाओं की, यही देखना और समझना मुख्यमंत्री के इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण मकसद भी माना जा रहा है, जिसमें वो खुद जाकर इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जिन योजनाओं को मैं आम लोगों के लिए निकालता हूं, जिन योजनाओं को मैं आम लोगों से जोड़ना चाहता हूं, क्या सचमुच धरातल पर वैसे ही उतर रही है, नहीं उतर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश इस जानकारी के लिए। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 4 जनवरी से दूसरा चरण जो है वो शुरू हो जाएगा। प्रगति यात्रा का पहले चरण की शुरुआत आज से हो चुकी है, दूसरे चरण की यात्रा 4 जनवरी से शुरू होगी और 4 जनवरी को गोपालगंज में मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी। 7 को सीवान में मौजूद होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 8 को छपरा, 11 को दरभंगा, 12 को मधुबनी और 13 जनवरी को समस्तीपुर पहुंचेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और अब इस दूसरे चरण की यात्रा की तारीख आपके सामने, और शैलेंद्र कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, पहले चरण की प्रगति यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है, जहां पर जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ग्राउंड रियलिटी का, अब दूसरे चरण की तारीख भी सामने। कि इस बार जो दूसरा चरण होगा वो गोपालगंज से उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं और 4, 7, 8, 11, 12 और 13 जनवरी तक मुख्यमंत्री यात्रा पर रहेंगे। मतलब कि 6 दिनों की अगली यात्रा मुख्यमंत्री की होगी गोपालगंज, सिवान, छपरा, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, और इसी रूपरेखा के साथ होगी। जिस तरीके से पहले चरण की यात्रा मुख्यमंत्री की हो रही है, विकास कार्यों के जायजा लेने के साथ साथ जो लोगों के साथ संवाद और उसके बाद जो समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करते रहे हैं, उसी तरीके से इस दूसरे चरण की यात्रा के दौरान भी चीजें देखने को मिलेंगी। पहले चरण के बाद दूसरे चरण की यात्रा 4 जनवरी से गोपालगंज से मुख्यमंत्री शुरू करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए पूरे बिहार में यात्रा होनी है और जाहिर सी बात है कि हर एक जिले में सीएम को जाना है, तो ऐसे ही अलग अलग चरणों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार के हिस्से में जाएंगे और यात्रा को संबोधित करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रगति यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान भी हो चुका है, गोपालगंज से दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत होगी 4 जनवरी की तारीख। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस प्रगति यात्रा पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि इससे बिहार के विकास को और रफ्तार हासिल होगी। प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाते हैं, जिलों में जाते हैं, वहां देखते हैं कि कितना काम हुआ है और क्या क्या काम करने की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं पर फिर आगे काम बढ़ता है। तो प्रगति तो होना ही ना होना है।
खबर सासाराम से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर आरजेडी विधायक राजेश गुप्ता ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हर साल जब भी कड़ाके की ठंड पड़ती है तो नीतीश कुमार गरीबों को परेशान करने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोल चुके हैं, ये प्रगति यात्रा नहीं अलविदा यात्रा है। ये हर साल जाड़े में ही निकलते हैं और गरीबों को परेशान करने के लिए निकलते हैं। जाड़े में गरीब लोगों को कंबल बांटना चाहिए, अलाव का व्यवस्था कहीं नहीं हो पाता है, तो ये निकलते हैं यात्रा पर। ये गरीब को छलने का काम करते हैं, परेशान करने के काम करते हैं। गरीबों के लिए कोई योजना नहीं लाते हैं, केवल दिखावा करते हैं कि हम प्रगति यात्रा पर हैं। तो नीतीश कुमार की इस यात्रा को लेकर जेडीयू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल से कई पोस्टर्स जारी किए गए हैं, जिसमें 2025 को लेकर नीतीश कुमार की ब्रांडिंग की गई है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। और ऐसे ही कुछ पोस्टर्स इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी कुछ स्लोगन्स के साथ एनडीए के नेता जहां नीतीश कुमार को बिहार का सर्वमान्य नेता बताने में लगे हैं, वहीं विपक्ष के नेता इस पर पलटवार कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ बिहार नहीं, पूरा ये देश जानता है कि एनडीए मतलब विश्वास, एनडीए मतलब संकल्प, एनडीए मतलब विकास, एनडीए मतलब विजन, एनडीए मतलब कानून का शासन। ये पूरा देश जानता है। और निश्चित तौर पर 2025 में बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार और हमारे नेता हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व ऐसा इतना महत्वपूर्ण है कि राजनीति में जो उन्होंने लकीर खींची है, उस लकीर को पार करना तो कठिन है ही, उससे प्रारंभिक शुरुआत करना भी किसी के लिए बहुत ही कठिनतम दौर होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने लोगों के माध्यम से अपना पोस्टर बैनर बनवा रहे हैं, अपनी तारीफ करवा रहे हैं, ये तो उनका मानना है ना। लेकिन बिहार की जनता का मानना है नीतीश मतलब अंबेडकर का अपमान, दलित का अपमान, नीतीश मतलब अफसरों के गोद में कराहता बिहार, नीतीश मतलब क्वेश्चन पेपर लीक से बेरोजगार युवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के दौरान 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। पीएम ने देश भर में एक साथ 45 स्थानों पर रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित किया है। पीएम ने इस दौरान कहा कि भारत ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें इस संकल्प पर भरोसा है, इस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास है। आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। पूरा इकोसिस्टम युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है, लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही हैं। मुझे खुशी है कि इस पारदर्शी परंपरा से आए युवा भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा में जुट रहे हैं। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में भी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बिहार के 821 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। ललन सिंह ने कहा कि 2047 में जब विकसित भारत का सपना पूरा होगा तो इन युवाओं का तजुर्बा देश के काफी काम आएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, और उसमें सबसे बड़ा योगदान युवा शक्ति का है। अगर युवा शक्ति मजबूती के साथ देश निर्माण में लगेंगे तो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने का सपना साकार। केंद्र सरकार ने आज देश भर में 71,000 युवाओं के हाथ में नौकरी दी है। हमारे साथ युवा हैं, बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? सावित्री कुमारी। सावित्री, ये बताइएगा कि नौकरी पाने की इच्छा कब से थी मन में और कैसे आपने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा है?
सर मैं तो जब से मेरा 10th कंप्लीट हुआ था मैंने प्रेपरेशन शुरू कर दिया था और उसी के हिसाब से मैंने हार्ड वर्क किया और फाइनली अब जा कर के इस ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ है। माता पिता क्या करते हैं आपके? मेरे पेरेंट्स प्राइवेट जॉब करते हैं सर पंजाब में। मैं कोरोना के बाद से इस लाइन में आया, कंपटीशन लाइन में, और अपने तहे दिल से पूरे शक्ति जोश सोच से तैयारी किया और ये BSF का मुझको पद मिला है, इसके लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। मैं लगभग 4 वर्षों से डिफेंस का तैयारी कर रही थी। आशा देने मिला कि डिफेंस में हमको जाने का मौका मिले, जिसके लिए BSF में ज्वाइनिंग हुआ है। और मुझे ये नियुक्ति पद पाकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे फादर नहीं है, मेरी माँ जो है गृहिणी है और मेरा छोटा भाई है। मैं बच्चों को होम ट्यूशन देती हूँ और उसके बाद मैं अपनी मेहनत करके मतलब स्टडी करती हूँ। सुबह रनिंग करती थी, शाम में फिर बच्चे को पढ़ाना, फिर उसके बाद मैंने अपने मेहनत के बेसिस पे आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं अपने सभी दोस्तों का भी धन्यवाद करती हूँ। अब आज से ये लोग केंद्रीय कर्मचारी हो चुके हैं और इन लोगों का कहना है कि इसके लिए प्रधानमंत्री को शुक्रिया कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर बेगूसराय से, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने साहेबपुर कमाल प्रखंड में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पशुपति कुमार पारस का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान पशुपति पारस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चिराग पासवान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो गलतफहमी में न रहें कि वो उनका हिस्सा है, समय सब कुछ तय करेगा। पार्टी का फैसला है कि हम अभी गांव की ओर चलेंगे और 243 सीट पर अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। और भविष्य को किसी ने देखा नहीं है, तो भविष्य में क्या होगा जब चुनाव का समय आएगा, उस समय जो डिसीजन लिया जाएगा उसी हिसाब से लोग काम करेंगे। एनडीए के हिस्सा होंगे क्या उस समय? ये अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। उस समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान है। खबर बेगूसराय से, जहां NH 31 पर चावल लदे ट्रक का टायर अचानक से फट गया और इस वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। चालक और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक बंगाल से ट्रक पर चावल लादकर समस्तीपुर लाया जा रहा था और तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद 1 घंटे तक NH 31 पर जाम लग गया। लोगों ने नगर थाने के पुलिस को इस घटना की जानकारी दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम को हटवाती है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में भी जुटी है। खबर बेतिया से, जहां अटेंडेंस में गड़बड़ी को लेकर 2 शिक्षक आपस में ही भिड़ गए। विवाद इस कदर बढ़ा कि देखते ही देखते हाथापाई की नौबत आ गई। टीचर के आपस में झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरी घटना मंझौलिया प्रखंड के हरगुण हाई स्कूल सिरसवा का है। कोई नहीं बनाया है, कोई नहीं बनाया है। आप खोजिए उनसे, बना लीजिए। वहीं बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां सकरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब को जब्त किया है। शराब की पेटियों को आलू के बोरे से ढककर रखा गया था। गाड़ियों की जांच के समय पुलिस ने ट्रक से शराब को जब्त किया। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार ये खेप राजस्थान से लाई जा रही थी। क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ के विदेशी शराब को जब्त किया है। 18 चक्के ट्रक, जो एक बड़ा ट्रक है, उसमें आलू से करीब 1000 पेटी विदेशी शराब जो है वह ढककर लाया जा रहा था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर सकरा थाना की पुलिस जो है वह पीछा करती है और मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के सभा में NH के किनारे उस ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें से 1000 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हाल के दिनों में जिस तरीके से लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ जो टीम है वह काम कर रही है, तो ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं जो शराब को लेकर मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रही है। 1 करोड़ जिसकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है, 1000 पेटी शराब की पकड़ी गई है और 1 करोड़ जिसकी अनुमानित कीमत जो है वह बताई जा रही है।
सकरा थानेदार राजूपाल के नेतृत्व में यह कार्रवाई देर रात की गई है, जिसके बाद जो है अब उसमें एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है जो ट्रक ड्राइवर था। फिलहाल पूरे मामले की पूछताछ जो है वह चल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।